नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया 7 महीने की सबसे बड़ी गिरावट। $1 का भाव 81 रुपए के करीब। 20 साल के हाई पर डॉलर इंडेक्स। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव। एफएमसीजी, मेटल, ऑटो, फार्मा में खरीदारी। बैंकिंग, एनर्जी में दबाव। सेंसेक्स 337, निफ्टी 89 अंक टूटा। अब सीधे कंपनियों को मिलेगा स्पेक्ट्रम। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ओटीटी के लिए आएगा रेगुलेशन। दूसरे चरण के सुधार के लिए टेलीकॉम ड्राफ्ट बिल जारी। 20 अक्टूबर तक मंगाई राय। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए गहलोत और थरूर का नाम सबसे आगे। राहुल बोले नहीं लड़ेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव। टेरर फंडिंग केस में एनआईए और ईडी का जॉइंट एक्शन। 10 से ज्यादा राज्यों में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी। कई राज्यों में पीएफआई के प्रमुख समेत 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। कुछ जगहों पर कार्रवाई का विरोध। हैदराबाद में क्रिकेट मैच का टिकट खरीदने में मची भगदड़। कई लोग घायल। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 25 सितंबर को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच है तीसरा T20। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए दिलचस्प रेस होने वाली है। अभी तक अशोक गहलोत और शशि थरूर का नाम सबसे आगे चल रहा है। संभावनाएं जताई जा रही है कि ये दोनों चेहरे कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में दावेदारी पेश कर सकते हैं। इसके अलावा मनीष तिवारी और दिग्विजय सिंह के नाम को लेकर भी अटकलें लग रही हैं। इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी मनाने की कोशिशें चल रही हैं। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। In the last press conference, I made my position very clear, and that remains my position. The Congress president is not just an organizational post. The Congress president is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress president should remember that he represents a set of ideas, he represents a belief system, and he represents a vision of India. तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जो कवायदें चल रही हैं, दिल्ली से लेकर केरल तक उनका विस्तार है। सबको समेटते हैं। एक बार चलते हैं संवाददाता पल्लवी घोष के पास। पल्लवी, बताइए क्या कुछ चल रहा है, क्या निचोड़ है अब तक की गतिविधियों का? देखिए, राहुल गांधी ने कोची में आखिरकार साफ ही कर दिया कि वो अध्यक्ष पद के रेस में बिल्कुल ही नहीं है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी जो कांग्रेस के आदर्श है उसको आके लेके बढ़ना है और बीजेपी के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस बात से साफ हो गया कि राहुल गांधी अब रेस में नहीं रहेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि कोची में उन्हीं के साथ थे अशोक गहलोत। कल अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिले थे, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं तब शायद मैं नामांकन पत्र भरूंगा, लेकिन फिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आखिर तक अशोक गहलोत ये बात कहते रह गए कि वन मैन वन पोस्ट इस पे लागू नहीं होता है। लेकिन अगर आपको याद होगा, उदयपुर रेजोल्यूशन एक है जिसमें यह पारित किया गया था कि आदमी एक ही पद पे रह सकता है, यानी कि अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष बनते हैं फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये बात आज राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया कोची के प्रेस वार्ता में। अशोक गहलोत से जब ये पूछा गया, उन्होंने यही कहा कि जो मुझे कहा जाएगा मैं वही करूंगा। 26 तारीख जब से नवरात्रे शुरू होते हैं, हम उम्मीद लगा सकते हैं कि उस समय सब लोग नामांकन पत्र भरना शुरू करेंगे। हालांकि 24 तारीख औपचारिक स्थिति है, लेकिन अशोक गहलोत अगर नामांकन पत्र भरते हैं तो शायद जब चुनाव का परिणाम आएगा, यानी कि 19 अक्टूबर के आसपास, तभी शायद ये फैसला लिया जाएगा कि क्या अशोक गहलोत बने रहेंगे मुख्यमंत्री के पद पे। अगर हम उदयपुर रेजोल्यूशन की बात करें तब तो ये नामुमकिन है। अशोक गहलोत के अलावा बहुत और भी ऐसे नाम हैं जो शायद ये पत्र भर सकते हैं, जैसे कि शशि थरूर, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, मनीष तिवारी और G23 के बहुत सारे सदस्य। शुक्रिया पल्लवी। और कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। 24 सितंबर से नामांकन भरने की
शुरुआत होगी और इससे पहले कांग्रेस में कलह भी सामने आने लगी है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने अशोक गहलोत का समर्थन किया है, साथ ही शशि थरूर के विरोध में उतर आए हैं। गौरव वल्लभ ने ट्वीट किया है कि सार्वजनिक चर्चा में जो दो नाम सामने आ रहे हैं उनमें किसी एक को चुनना हो तो दोनों में से किसी की तुलना नहीं हो सकती। अशोक गहलोत का जहां 45 साल का बेदाग राजनीतिक करियर रहा है तो वहीं शशि थरूर ने पिछले 8 साल में कार्यकर्ताओं को पीड़ा देने का काम किया है। सार्वजनिक न्यूज़ में जो दो नाम चर्चा में जो आ रहे हैं उनमें एक है श्री अशोक गहलोत जी, जो 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के केंद्रीय मंत्री, 5 बार के सांसद, 5 बार के एमएलए, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति। आज भी वर्तमान राजनीति में मैं कहता हूँ सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो गांधीवादी विचारों से जो आगे बढ़ रहा है, ऐसा व्यक्ति जो कार्यकर्ताओं का नेता है। एक तरफ तो वो है, दूसरी तरफ श्री शशि थरूर जी है। मुझे तो उनका पिछले 8 साल में एक ही प्रमुख योगदान याद आता है कि जब कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी अस्पताल में भर्ती थी, उस समय वो उनको चिट्ठियां लिख रहे थे और भेज रहे थे। उस चिट्ठी से लाखों कार्यकर्ताओं की तरह, करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह मुझे भी बड़ी पीड़ा पहुंची। और कौन होगा कांग्रेस का बॉस, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर तक फिसल गया है। पहली बार $1 का भाव 81 रुपए के करीब पहुंच गया है। रुपए में आज 7 महीने की सबसे बड़ी गिरावट हुई है। समझते हैं कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता से। मनीषा जी, ये बताइए कि 81 रुपए के करीब तो पहुंच गया है, गिरावट और गिरावट बाकी है क्या? जी हाँ, लगता तो ऐसा ही है क्योंकि काफी शार्प डिक्लाइंस हमने यहाँ पर क्रॉस करेंसी मार्केट्स में आते हुए देखे हैं। रुपए की ही अगर यहाँ पर बात करें तो जोरदार गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। 80 का लेवल हमने बड़े आसानी से यहाँ पर निकलता हुआ देखा और हमने गिरावट यहाँ पर काफी गहराते हुए भी देखी। ऑलमोस्ट 81 के आसपास के स्तर हमने यहाँ पर रुपए में बनते हुए देखे और एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट ये पिछले 7 महीने में आज यहाँ पर दर्ज की गई है। रुपए में गिरावट के काफी सारे यहाँ पर रीजंस भी रहे हैं। अगर आप पिछले 1 महीने की बात करें तो 1.25% की गिरावट यहां पर रुपए में देखने को मिली और 10% तक गिरावट यहां पर इस साल में अब तक देखने को मिली है। 2 हफ्ते में करीबन ₹1.25 से ज्यादा तक की मंदी हम यहां पर रुपए में देख चुके हैं। काफी सारी रीजंस हैं। एक तो ये कि यूएस में हमने लगातार यहां पर दरें बढ़ती हुई देखी हैं। पिछले 3 रेट हाइक्स 75 बेसिस पॉइंट के रहे हैं। इसका असर सीधा डॉलर इंडेक्स पे देखने को मिला, जहां पर 20 साल के हाइस पर कारोबार है और डॉलर इंडेक्स में पिछले 1 महीने में 2.5% की तेजी देखने को मिली है। जिस तरह का ग्लोबल सिनेरियो है, भारतीय बाजारों में से एफआईआईज की जो बिकवाली है उसका असर भी यहां पर रुपए में देखने को मिला है। जो रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है उसकी भी चिंताएं यहां पर बाजार में देखने को मिली और इसके अलावा अगर आप बॉन्ड यील्ड्स को देखें तो यहां पर भी बड़े मूव्स देखने को मिले हैं। यूएस का 10 साल का बॉन्ड यील्ड 15 साल के हाईज पे, तो 2 साल का बॉन्ड यील्ड्स अब यहां पर 12 साल के हाईज पर देखने को मिला है, जिसका इंपैक्ट हमने बॉन्ड्स इंडियन मार्केट्स में भी पड़ता हुआ देखा। ये रुपए का चार्ट है और आप देख सकते हैं लगातार यहां पर मुनाफा वसूली या मंदी हमने इस साल के शुरुआत से आते हुए देखी है। जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हैं वो मार्च में शुरू हुई और उसके बाद लगातार यहां पर गिरावट का सिलसिला रुपए में अब भी जारी है। अगर आप देखें कि किस तरह से रुपए ने यहां पर बिहेव किया है बाकी करेंसीज के मुकाबले, तो उसका असर भी हम यहां पर बनता हुआ देखेंगे। ऑफ कोर्स जिस तरह का रुपये में डिक्लाइन देखने को मिला है उसका इंपोर्ट बिल पे तो असर पड़ेगा ही। सारी पेमेंट्स जो है वो यहां पर एक्सपेंसिव होती हुई नजर आएंगी। व्यापार घाटा यानी कि जो ट्रेड डेफिसिट है इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हम आता हुआ देखेंगे। इसके अलावा इंपोर्ट वाली जो कंपनीज हैं जिनको यहां पर डॉलर कन्वर्जन करके देना है उनके लिए ऑफकोर्स यहां पर नुकसान है। और साथ ही साथ जो तेल कंपनियां हैं, क्योंकि हम अपना 85% तेल की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते हैं, तो ये जो कन्वर्जन है रुपए का जो 81 के आसपास अब होता हुआ नजर आएगा उसका भी इंपैक्ट हम यहां पर आता हुआ देखेंगे। ये एक चार्ट है कि इस वक्त तक एशियन करेंसीज, इमर्जिंग मार्केट करेंसीज ने पिछले 1 महीने में किस तरह का प्रदर्शन दिखाया है। तो आप देख सकते हैं रुपए में हमने थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस आते हुए देखी है। जो बाकी करेंसीज हैं, चाहे वो सिंगापुर डॉलर है या चाइनीज युआन है जिसको हम काफी क्लोजली फॉलो करते हैं, वहां पर गिरावट काफी ज्यादा है। बाजार को लगता है कि 81 के आसपास तो हम ऑलरेडी यहां पर हैं और अगर डॉलर इंडेक्स में यहां पर और तेजी देखने को मिलती है, अगर वो 113-114 के स्तर पर जाता है तो 81.82 तक के लेवल्स भी यहां पर रुपए में मुमकिन है।
शुक्रिया मनीषा जी। और अब बात करते हैं मार्केट की, शेयर मार्केट की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया। सेंसेक्स 337 पॉइंट गिरकर 59,120 पर और निफ्टी 89 पॉइंट गिरकर 17,630 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक 573 पॉइंट गिरकर 40,631 पर बंद हुआ। आज सबसे ज़्यादा एफएमसीजी, मेटल, ऑटो, फार्मा शेयरों में खरीदारी देखी गई। बैंकिंग, एनर्जी और रियल्टी शेयरों पर दबाव देखने को मिला। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के गौतम शाह का कहना है कि आईटीसी और एलएनटी में निवेश फायदेमंद है। उनके अनुसार आईटीसी की ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, वहीं कैपिटल गुड्स सेक्टर में एलएनटी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। साथ ही सीमेंट शेयरों में अंबुजा और एसीसी उनकी पसंद है। मैं अगर 2-3 स्टॉक्स अगर मैं रेकमेंड करूंगा तो एक तो मेरा फेवरेट आईटीसी रहा है। आपको मालूम है जब भी हम आपके शो में आए हैं हमने आईटीसी को कहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी वो एक बड़ी स्टोरी बन सकती है। तो कभी भी अगर इसमें डिप्स आए 5-10% का जो आ ही सकता है मार्केट वीकनेस के कारण, तो वहां पर कमिटमेंट बनाइए। और कैपिटल गुड स्पेस में मुझे लगता है कि एलएनटी अगले 6 से 12 महीनों में अच्छा रिटर्न देगा। तो ये दो स्टॉक्स आई थिंक निफ्टी का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स हो सकता है, अलॉन्ग विद सीमेंट, जहां पर हमें एसीसी और अंबुजा तो अच्छा लगता है। और आजकल मून लाइटिंग खासी चर्चा में है। इसी बीच विप्रो के चेयरमैन रिशाद प्रेमजी ने खुलासा किया है कि पिछले कुछ महीनों में उनकी कंपनी ने 300 लोगों को कॉम्पिटिटर कंपनियों के लिए मून लाइटिंग करते हुए पकड़ा और उन्हें नौकरी से निकाला है। मून लाइटिंग का मतलब है नौकरी के साथ कोई दूसरा काम करना। रिशाद प्रेमजी ने पहले भी कहा था कि मून लाइटिंग कंपनी के साथ चीटिंग है। अब उन्होंने कहा है कि मून लाइटिंग ईमानदारी और निष्ठा के खिलाफ है। The reality is that there are people today working for Wipro and working directly for one of our competitors. Right? We've actually discovered 300 people in the last few months who are doing exactly that. To me, it's a complete violation of integrity in its deepest form. So that was what I was referring to. There's no space for someone to work for Wipro and competitor X, Y, and Z, and I think they would feel exactly the same way if they were to discover the same situation. So that's what I meant, and so I do stand by what I said. और टेलीकॉम सेक्टर में दूसरे चरण के रिफॉर्म्स के लिए दूरसंचार विभाग ने ड्राफ्ट बिल जारी कर दिया है। इसमें ओटीटी, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप पर रेगुलेशन की बात है। खबर पर अपडेट लेते हैं असीम मनचंदा से। अब बताएं असीम, क्या है इसमें बड़े बड़े पॉइंट्स, और ये एक तरह से आपकी खबर पर मुहर भी है, आपने पहले ये खबर दी थी। देखिए, सरकार जो है टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने एक ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल जो है जारी किया है। इसके जरिए सरकार जो है टेलीकॉम कंपनियों की लाइसेंस की शर्तों में बदलाव करेगी, जिससे कंपनियों को राहत जो मिलेगी। सबसे पहले तो जो सरकार है अब टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आवंटन जो है वो भी कर पाएगी। अभी तक सरकार जो है कंपनियों को स्पेक्ट्रम जो है नीलामी के जरिए देती थी। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जो ओटीटी एप्स हैं जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, वो भी रेगुलेशन के दायरे के अंदर जो है वो आएंगे। इसके अलावा सरकार जो है टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर पेनल्टी जो है वो भी कम करने की तैयारी जो कर रही है। अभी तक कंपनियों के ऊपर 50 करोड़ रुपए की अधिकतम पेनल्टी जो है लगती थी, लेकिन अब कंपनियों के ऊपर 1 से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी जो है वो लगेगी। साथ ही साथ सरकार ने जो है कंपनियों की दिवालिया घोषित करने की शर्तों को भी काफी आसान जो है वो कर दिया। ये बिल जो है सरकार को अधिकार देगा कि वो किसी भी कंपनी का जो इंटरेस्ट है, ये पेनल्टी है, उसको वेव ऑफ जो कर पाए। तो हो सकता है इससे आने वाले दिनों में जो टेलीकॉम कंपनी है उसको काफी राहत जो मिले। तो कुल मिलाकर के सरकार जो है स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की तरफ जो है बढ़ रही है। तो 20 अक्टूबर तक सभी की राय जो है इसके ऊपर मांगी गई है। उसके बाद सरकार जो है शीत सत्र में संसद से इसकी मंजूरी जो है लेगी और उसके बाद ये नई गाइडलाइन जो है, जो बिल की गाइडलाइन जो है वो जारी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। बढ़ते आगे, देश में नकली सामान का बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है। फिक्की की संस्था फिक्की कैस्केड ने 5 प्रमुख सेक्टर्स का सर्वे किया और पाया कि इन सेक्टर्स में नकली सामान का बाजार 2,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसमें सबसे ज्यादा नकली सामान एफएमसीजी और पैकेज्ड फूड सेगमेंट में है, जो कुल मिलाकर नकली या स्मगल किए गए सामान का 3/4 75% है। अवैध व्यापार से देश में करीब 16 लाख रोजगार भी कम हो रहे हैं। सरकार को इन 5 सेक्टर्स में अवैध व्यापार से करीब 58,000 करोड़ के टैक्स का घाटा हो रहा है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा अवैध तंबाकू और शराब व्यापार की वजह से सरकार को हुआ है। और इस बारे में फिक्की कैस्केड चेयरमैन अनिल राजपूत ने हमसे बातचीत की। उन्होंने बताया
कि पिछले 10 साल में अवैध व्यापार में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा समय से फिकी कैस्केड, काउंटरफिट प्रोडक्ट्स और स्मगलिंग के खिलाफ एक मुहिम चला रहा है। हमारे साथ अनिल राजपूत जी हैं। सर, ये बताइए कि ये जो इस बार के जो आपने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके की हाइलाइट्स क्या हैं? क्या बताती है ये रिपोर्ट? स्मगलिंग की समस्या और काउंटरफिटिंग की समस्या कितनी गंभीर है इस वक्त? ये फिकी कैस्केड हमने 2011 में शुरू किया था, और जब हमने शुरू किया तो उस वक़्त कोई डेटा अवेलेबल नहीं था हमारे पास। तो हमने फर्स्ट रिपोर्ट उस टाइम पे करी, और 10 साल बाद अब जब दोबारा रिपोर्ट करी है तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है लॉस टू द रेवेन्यू एंड टू द एक्सचेकर। अगर सारे देश के हर सेक्टर में हर चीज़ जो बाहर से स्मगल होके आ रही है उसको लेंगे तो ये फिगर बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। सर, देश में इस वक्त कौन से वो सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा जिनमें काउंटरफिटिंग या स्मगलिंग के मामले आ रहे हैं? ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा एक सेक्टर है जिसमें ज़्यादा सामान आ रहा है। हर सेक्टर में सामान आ रहा है, क्योंकि कंज्यूमर को कई बारी पता ही नहीं लगता कि ये असली सामान है या नकली है, बिकॉज काउंटरफीट प्रोडक्ट्स दे मेक फॉर द सेम ब्रांड, सो कंज्यूमर को पता नहीं लगता। और हम आपको लगातार बता रहे हैं नवरात्रि और उत्सव को लेकर, फेस्टिवल को लेकर क्या कुछ चल रहा है। आज देखिए स्पेशल ज्वेलरी गरबे की, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एनआईए और ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। आज एनआईए और ईडी की टीमों ने देश के 10 राज्यों में पीएफआई के ऑफिसेस और ऑफिस बेयरर्स के घरों पर एक साथ छापे मारे हैं। इस छापेमारी के दौरान पीएफआई से जुड़े 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इस खबर पर अपडेट लेते हैं संवाददाता विवेक गुप्ता से। बताइए विवेक, क्या चल रहा है इस ऑपरेशन में और अब तक क्या जानकारी मिल पाई है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर पैन इंडिया अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया है, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने ये आज देर रात आज तड़के से ये छापेमारी की। पैन इंडिया ये छापेमारी की गई है, 10 राज्यों में ये छापेमारी हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा जो छापेमारी का असर देखा जाएगा वो केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र। इन 3 स्टेटों में 60 से ज्यादा लोकेशन पर एक साथ छापेमारी की गई है। आपको बताना चाहेंगे कि अभी भी ये छापेमारी जारी है, और अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि इस पूरे छापेमारी में ईडी और एनआईए ने कुल 114 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका पीएफआई में जो दफ्तर में काम करते हैं या फिर जो पीएफआई से डायरेक्ट लिंक है, उनसे जुड़ा गया है। 2 केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है। पहली जो एनआईए जो टेरर लिंक की जांच कर रही है कि जो पीएफआई के लोग जो अंदर काम करते हैं, क्या उनका लिंक टेरर एक्टिविटी में है या नहीं, वो जांच हो रही है। दूसरी केंद्रीय एजेंसी ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी जांच ये कर रही है कि जो फंडिंग पीएफआई को आती है, जो फॉरेन फंडिंग आती है, उन पैसों का कहीं टेरर एंगल में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए बड़ी मात्रा में पीएफआई को फंडिंग आती है, खासकर गल्फ कंट्री से बड़ी मात्रा में फंडिंग आती है। तो ईडी ये जांच करना चाहती है कि आखिरकार जो पैसे आ रहे हैं वो कौन भेज रहा है, और जो पैसे हिंदुस्तान में पीएफआई को भेजे डोनेशन के नाम पे आ रहे हैं, वो पैसा आखिरकार पीएफआई कहाँ और कैसे इस्तेमाल करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक। और आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली में मस्जिद में 1 घंटे तक चली। इस मुलाकात के बाद इमाम ने चौंकाने वाला बयान दिया। इलियास ने एक टीवी पत्रकार से सवाल पूछा कि मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक ही है, क्या आप भी ऐसा मानते? इस पर इलियास बोले कि मोहन भागवत राष्ट्रपिता हैं और उन्होंने जो कहा वो ठीक है। इस मीटिंग में आरएसएस के इंद्रेश कुमार, रामलाल और हरीश कुमार भी मौजूद थे। हालांकि बैठक के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें ज्ञानबाबी मस्जिद और हिजाब विवाद पर चर्चा हुई है। वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा।
नवरात्रि गरबा के लिए अच्छा ड्रेस और ड्रेस के ऊपर नवरात्रि के लिए खास ज्वेलरी तो सोने पे सुहागा। इस नवरात्रि पर कैसी है ज्वेलरी की डिमांड और लोग कौन से ऑर्नामेंट्स खरीद रहे हैं, बता रहे हैं अहमदाबाद से हमारे संवाददाता केतन जोशी। गुजराती एल्बम और फिल्मों में काम कर रही प्रियंका चुडासमा अलग अलग ऑर्नामेंट्स ट्राई कर रही हैं। नवरात्रि ड्रेस के ऊपर कौन सी ज्वेलरी ज्यादा सुंदर लगेगी और 9 दिन में कौन कौन सी ज्वेलरी पहननी है वो भी तय कर रही हैं। आजकल ज्यादातर गरबा खिलैया ऐसी ही तैयारी में जुटे हैं। कल्चर के साथ अगर रहेंगे, ऑथेंटिक लुक अगर क्रिएट करेंगे, लाइक मैंने अभी पहना है, वो सभी प्योर ऑथेंटिक ज्वेलरीज है। तो अगर आप ऑथेंटिक लगना चाहते हैं तो आप प्योर कल्चर को फॉलो कीजिए, तो आप प्योर गुजराती लगेंगे। और मतलब गरबा के लिए आप क्या होते हो, परफेक्ट रेडी, गरबा के लिए परफेक्ट रेडी होंगे। इस साल जयपुरी हेवी ब्लैक फिनिशिंग, महारू कलेक्शन, जर्मन सिल्वर ईयर रिंग, ऑक्सीडाइज सिल्वर, मोती वर्क के गहने चल रहे हैं। इनकी ज्यादा कीमत नहीं होती। हेवी नेकलेस सेट 500 रुपए से 7,000 में और रनिंग ज्वेलरी 50 रुपए से 500 रुपए में मिल जाती है। इवेंट प्लानर्स भी बल्क में इस तरह के आभूषण खरीदते हैं और नवरात्रि में अपने ग्रुप को ये ज्वेलरी देकर गरबा को और खूबसूरत बनाते हैं। फिर इस टाइप की हेवी महारू कलेक्शन, जयपुरी कलेक्शन, सब कलेक्शन, और आप सब देख सकते हो इस टाइप की सब लेटेस्ट कलेक्शन है, ये सब ज़्यादा चलने वाले हैं। फिर हेवी इयरिंग्स, अब सपोज़ कोई सेट नहीं पहनना और सिर्फ हेवी इयरिंग्स, डुल्स, वो सब पहनोगे तो ज़्यादा लुक आएगा। फिर शहरी गरबा में और उस टाइप के गरबा में आप से भी सिंपल लुक के भी कलेक्शन पहन सकते हो। तो इस बार मैं सालीभद्र में आया हूँ ज्वेलरी में, क्योंकि वहाँ एकदम फैशन कलेक्शन मिलता है कि जो सेलिब्रिटी लुक जो देता है तो वो प्रॉपर मिलता है। तो वो चीज़ मैं सेलिब्रिटीज़ को दूंगा। इस बार अवनी मोदी है जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उसकी प्रमोशंस के लिए भी आने वाली है। तो ऐसी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ है जो मैं अहमदाबाद लाने वाला हूँ और मैं अलग अलग गरबा में लेके जाऊँगा, उसको ये पहनाऊँगा। और मेरी पूरी टीम भी है कि जो 15-20 जो लड़कियाँ हैं, मॉडल्स है, उसको भी मैं पूरा पहनाऊँगा। गले का हार, हाथों की चूड़ियां, कमरबंद, बाजूबंद, कानों के झुमके, ये आभूषण दिखने में भले बड़े लगें लेकिन छोटे बजट में भी उपलब्ध हैं। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की कीमत भले ही कम हो, लेकिन इनको पहनकर जब खिलैया मैदान में उतरता है तब उनका रुतबा ही बढ़ जाता है। जिस तरह कॉस्ट्यूम की डिमांड रहने वाले है, इस साल इसी तरह ऐसी ज्वेलरी भी काफ़ी बिकने वाली है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और गुजरात में नवरात्रि सिर्फ गरबा का त्योहार ही नहीं, छोटी बड़ी कंपनियों के लिए अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग का भी बेहतरीन मौका है। इस साल अकेले अहमदाबाद में मार्केटिंग में करोड़ों रुपए खर्च होंगे। क्या होता है नवरात्रि में मार्केटिंग का फंडा, एक बार फिर से देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। गुजरात की टाइल्स कंपनी एक्जारो महीनों पहले से नवरात्रि में ब्रांडिंग की तैयारी कर रही है। ये गरबा विनर्स को गिफ्ट वाउचर देंगे, कंपनी के प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट देंगे, गरबा स्थल पर और बड़े शहरों में होर्डिंग्स भी लगाएंगे। सिर्फ ये टाइल्स कंपनी ही नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी FMCG, कार कंपनी, टेलीकॉम कंपनी से लेकर स्थानीय कंपनियां तक इस तरह की रणनीति आजमाती हैं। मकसद है नवरात्रि में अपने ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। एक्जारो टाइल्स में अजय देवगन को हमने एज अ ब्रांड एम्बेसडर सिलेक्ट किया है, तो उनके काफ़ी जगह पे हम लोगों ने होर्डिंग्स एंड बोर्ड्स हम लोग प्लान कर रहे हैं। गुजरात में ऑलमोस्ट सभी जो मेजर अपने सिटीज़ है वहाँ पे ऑलरेडी होर्डिंग्स लग चुके हैं। अपना जो नर्मदा वहाँ पे जो मेन है केवड़िया कॉलोनी, वहाँ पे भी अच्छा हम लोग प्लान कर रहे हैं मार्केटिंग का। इवेंट मैनेजमेंट फेडरेशन ग्लोबल की रिसर्च के मुताबिक इस साल सिर्फ अहमदाबाद में कम से कम 500 करोड़ रुपए मार्केटिंग पर खर्च होंगे। गुजरात में इससे 3 गुना मार्केटिंग बजट का अनुमान है। अहमदाबाद में 1000 से ज्यादा जगहों पर कॉर्पोरेट्स और बड़े पंडाल में गरबा होने वाला है। एक जगह पर फुटफॉल 5000 के आसपास रहता है। गली मोहल्लों में जो गरबा होते हैं उनका आंकड़ा मिलना मुश्किल है। प्री की अलग बात थी, पोस्ट के बाद अभी स्पेक्ट्रम बढ़ गया है। प्राइवेट गरबे बहुत हो रहे इस साल, कॉर्पोरेट गरबे बहुत हो रहे इस साल। हर एक आदमी अपने लिए 1 या 2 दिन के गरबे कर रहे हैं। तो आई थिंक ग्रुप साइज शुड बी अराउंड 400 से 500 करोड़ का तो होना चाहिए अहमदाबाद पर्टिकुलर को लेके। 1000 से ऊपर ऑर्गेनाइज हो रहे प्राइवेट सोसाइटीज़ में, कॉर्पोरेट्स में, कमर्शियल गरबे में, ये क्लब्स में लेके सब मिला के 1000 प्लस तो हो रहे हैं।
2 साल कोरोना की वजह से नवरात्रि नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार उत्साह और उमंग के साथ गरबा होगा। 9 दिन के अंदर ही करोड़ों के स्पॉन्सरशिप के जरिए सिर्फ गरबा ऑर्गेनाइजर को ही नहीं, लेकिन छोटे और मझोले कारोबारियों को भी साल भर अपना बिजनेस चमकाने का मौका मिलेगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।